नमस्ते बच्चों। आज हम अपने राजनीति विज्ञान का पहला लेसन शुरू करेंगे, जिसका नाम है विश्व युद्धोत्तर राजनीतिक गतिविधियाँ। आपने 8वीं तक नागरिक शास्त्र के पाठ्यपुस्तक के माध्यम से हमारी स्थानीय शासन संस्थाएं हैं, भारत का संविधान है, अपने भारत की शासन प्रणाली है, सरकार की संरचना है, इन सब का अध्ययन किया है। आज हम 9th कक्षा में राजनीति विज्ञान इस विषय के माध्यम से भारत और विश्व के बीच कौन से महत्वपूर्ण संबंध हैं उनकी जानकारी लेंगे। कुछ महत्वपूर्ण वैश्विक समस्याएं हैं वो समझेंगे। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि विश्व के सभी देश एक दूसरे पर किसी न किसी कारणवश निर्भर रहते हैं। जैसे समाज में रहने वाले व्यक्ति कुछ सामाजिक संगठनों पर तथा एक दूसरे पर किसी न किसी वजह से निर्भर रहते हैं, यानी व्यक्ति का जीवन परस्पर निर्भर होता है, परस्पर सहयोग पर हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसी तरह से विश्व में विभिन्न देश एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। विश्व के जो स्वतंत्र देश हैं वह स्वतंत्र देश एक दूसरे से कुछ अनुबंध भी करते हैं और इस सभी अनुबंधित स्वतंत्र देशों की एक व्यवस्था तैयार होती है। उस व्यवस्था को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। देखिए फिर से, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था यानी क्या? विश्व के स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न देश एकत्रित आकर जो व्यवस्था बनती है उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। तो हम इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं देखेंगे। पहली विशेषता है परस्परावलंबन। परस्परावलंबन यानी क्या? एक दूसरे पर निर्भर होना। विश्व के सभी देश किसी न किसी कारण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। देखिए, राष्ट्र चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी धनवान क्यों ना हो, पर उसे किसी न किसी बात के लिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो साधन संपत्ति हो, या फिर चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थ हो, किसी न किसी कारणवश उसे दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसे कहते हैं परस्परावलंबन। विश्व का कोई भी देश स्वयं पूर्ण देश नहीं होता। बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों पर निर्भर होते हैं, कभी कभी छोटे राष्ट्र बड़े राष्ट्रों पर निर्भर होते हैं। तो इसलिए ये जो परस्परावलंबन है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता हम कह सकते हैं। दूसरी विशेषता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की, वो है विदेश नीति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। देखिए, प्रत्येक देश, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो, इंग्लैंड हो, रशिया हो, वह अपने देश के अंतर्गत व्यवहार के लिए तथा अन्य राष्ट्रों से हमारा व्यवहार कैसा होगा इसके लिए कुछ नीतियाँ निर्धारित करता है। तो उन नीतियों को क्या कहते हैं? विदेश नीति। फॉर एग्जाम्पल, भारत अपने देश की अंतर्गत नीति यानी देश की सुरक्षा व्यवस्था होगी, देश के अर्थव्यवस्था के बारे में लेकर जो कुछ निर्णय होंगे वो निर्णय निर्धारित करने के लिए, तथा भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे रहेंगे इसके लिए कुछ नीतियाँ निर्धारित करती है अपनी सरकार। तो उस नीति को हम क्या कहेंगे? अपनी विदेश नीति।
समझ में आया? विदेश नीति यानी क्या? एक देश की दूसरे देश के संबंधों के लिए, व्यवहारों के लिए जो नीति, जो नियम, जो कानून निर्धारित किए जाते हैं उसे कहते हैं विदेश नीति। तो ये विदेश नीति लेसन हम पूरा अगले पाठ में देखने वाले हैं। तो ये दो विशेषता हम प्रमुख रूप से यहाँ पर देखेंगे। तो हमें इस लेसन में देखना है विश्व युद्धोत्तर राजनीतिक गतिविधियाँ, यानी विश्व युद्धों के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या परिवर्तन हुए हैं वो हमें देखना है। आज हम वर्तमान व्यवस्था में रह रहे हैं, तो ये जो विश्व की व्यवस्था है वह अनेक घटनाओं से, गतिविधियों से आकार पाकर यहाँ बनी हुई है। इसलिए हमें वर्तमान विश्व की व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए थोड़ा सा भूतकाल में जाना पड़ेगा, यानी थोड़ी सी इतिहास की जानकारी हमें यहाँ पर लेनी पड़ेगी। विश्व में 2 विश्व युद्ध हुए हैं और इन विश्व युद्धों का परिणाम आज के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर बड़ी मात्रा में दिखाई देता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर पहले 2 विश्व युद्धों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है और उनके कारण हैं, परिणाम हैं, वो समझने हैं। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से लेकर 1918 तक, यानी 1914 से लेकर 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इस विश्व युद्ध में यूरोप महाद्वीप के महत्वपूर्ण देश सम्मिलित थे। और आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि विश्व युद्ध में बहुत जनधन की हानि हुई है। जो भी देश इस युद्ध में सहभागी हुए हैं उन्हें बड़ी मात्रा में आर्थिक घाटा सहन करने पड़ा है, युद्ध की मार सहन करनी पड़ी है। उन देशों की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में सहभागी राष्ट्रों के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी हम देखेंगे। मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्रों में यूरोप के ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली और अमेरिका, ये मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित थे। तो मध्यगत राष्ट्र यानी मित्र राष्ट्र और इनके बीच जो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया है वो मध्यगत राष्ट्रों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरी, ऑटोमन साम्राज्य और बल्गेरिया, इनका समावेश था। तो मित्र राष्ट्रों ने प्रथम विश्व युद्ध में जीत पाई है। तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो इस विश्व युद्ध का असर केवल व और केवल युद्ध में सम्मिलित देशों पर नहीं हुआ, बल्कि विश्व के गरीब, छोटे, बड़े सभी देशों पर इस विश्व युद्ध का भयावह परिणाम हुआ है। इसीलिए देखिए, इसीलिए फिर से दोबारा ऐसा विश्व युद्ध न हो, विश्व को हिंसा का, अशांति का, आर्थिक तनाव का सामना न करने पड़े, इसीलिए राष्ट्र संघ नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई। और इस संगठन की यह जिम्मेदारी थी कि दोबारा विश्व में ऐसा विश्व युद्ध न हो और विश्व में शांति बनी रहे, यही इसका उद्देश्य था। किंतु विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ स्थापन किया गया, पर ये राष्ट्र संघ अपनी जो जिम्मेदारी है, अपने जो उद्देश्य है वो निभा नहीं पाया, क्योंकि फिर से विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा है।
देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध रोकना यह राष्ट्रसंघ की जिम्मेदारी थी। राष्ट्रसंघ को इसमें सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप के बहुत सारे देश सम्मिलित थे और यूरोप के अनेक देशों ने अफ्रीका, एशिया महाद्वीप में अपनी जो वसाहतें हैं वो स्थापन की थी और इन वसाहतों में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहे थे। ऐसी ही वसाहत अपने भारत में अंग्रेज़ों ने स्थापन की थी। भारत भी अपने स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों के साथ लड़ रहा था, आंदोलन कर रहा था। अफ्रीकी महाद्वीप के बहुत सारे देश यूरोपीय देशों से छुटकारा पाना चाहते थे और इसीलिए इन आंदोलनों के वजह से यूरोपीय राष्ट्रों की जो वर्चस्व के सम्मुख एक चुनौती उन्होंने स्थापन की थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति प्रस्थापित करने में राष्ट्रसंघ अपयशी रहा। राष्ट्रसंघ युद्ध रोकने में सफल नहीं रहा। जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, इन देशों में तानाशाही शासन व्यवस्था का उदय हुआ और इन तानाशाही शासनों के वजह से विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तो आप देखोगे कि हिटलर की तानाशाही, जर्मनी का हिटलर वो कहता था आई एम द स्टेट, मैं यानी राज्य। व्यक्ति राज्य के लिए है, राज्य व्यक्ति के लिए नहीं है। तो उसका जो राष्ट्रवाद था वह राष्ट्रवाद प्रखर राष्ट्रवाद था, आक्रामक राष्ट्रवाद था। इसी राष्ट्रवादी वृत्ति से उसने द्वितीय विश्व युद्ध का सामना किया। तो हम देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि वर्ष 1939 से 1945 के बीच लड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध से अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध की तुलना करेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से बहुत ज़्यादा संहारक ऐसा युद्ध साबित हुआ। क्यों? क्योंकि इस युद्ध में तकनीकी का उपयोग किया था। इस युद्ध में जो भी राष्ट्र सम्मिलित हुए थे उन्होंने परमाणु का उपयोग किया था। उन राष्ट्रों पर फिर से एक बार आर्थिक संकट आ गया और इस विश्व युद्ध में सहभागी राष्ट्र थे मित्र राष्ट्रों में देखिए ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, भारत, सोवियत यूनियन, चीन और अमेरिका, इनका समावेश मित्र राष्ट्रों में था। आप कहोगे कि मित्र राष्ट्रों में भारत द्वितीय विश्व युद्ध में कैसे सम्मिलित था? भारत को तो उस समय स्वतंत्रता नहीं मिली थी। पर देखिए, तत्कालीन जो अंग्रेजी शासन अपने भारत में शासन चला रहा था तो उन्होंने यह घोषणा की थी कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की तरफ से अर्थात ब्रिटेन की तरफ से सम्मिलित होगा। उस समय हमारे जो नेता थे, हमारे जो क्रांतिकारक थे, आंदोलक थे, उन्होंने इस पर एक आक्षेप लिया था, यानी हस्तक्षेप लिया था कि आप अगर अपने देश का जनतंत्र बचाने के लिए यह युद्ध कर रहे हो तो आप भारत को तुरंत स्वतंत्रता प्रदान कर दे। तो इसीलिए इंग्लैंड ने अर्थात ब्रिटेन ने भारत को आश्वासन दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद भारत को तुरंत स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। तो इस तरह से एक नाममात्र तरीके से भारत ने इस द्वितीय विश्व युद्ध को सपोर्ट किया था या फिर इस द्वितीय विश्व युद्ध में वो अप्रत्यक्ष तरीके से सम्मिलित हुए थे। अब हम देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में अक्ष राष्ट्र यानी विरोधी गुट में कौन थे? विरोधी गुट में था जर्मनी जो कि हिटलर आपने देखा होगा, जर्मनी का तानाशाह, जापान है, इटली है। इन
जापान में होगा, इटली में है, जर्मनी में है, जहाँ पर इन तीनों देशों में तानाशाही व्यवस्था थी और इसीलिए ये देश द्वितीय विश्व युद्ध में कहीं तो कमज़ोर पड़े हैं और उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में जीत हासिल नहीं हुई है। जो कि मित्र राष्ट्र थे वो बहुत ही प्रगत राष्ट्र थे, उन्होंने परमाणु का उपयोग किया है। खास करके अमेरिका का इसमें महत्वपूर्ण सहभाग था। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी इन दो शहरों पर परमाणु बम गिराए हैं। 6 और 9 अगस्त 1945 को ये परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी इन दो शहरों पर गिराए हैं। देखिए बच्चों, इस परमाणु का बहुत बड़ा असर जापान पर हुआ। जापान के ये दो शहर पूरी तरह से तहस नहस हुए। आज तक भी जिस भूमि पर ये परमाणु बम गिराए गए हैं वो भूमि बंजर हुई है और उस युद्ध में जो भी लोग हैं जो मारे गए हैं या फिर जिनमें शारीरिक व्यंग आया है, उनकी आने वाली पीढ़ियां भी वैसे ही जन्म ले रही है, यानी उनके अंदर आनुवंशिकता दिखाई दे रही है, वो व्यंगात्मक स्वरूप में अगले पीढ़ी में जा रही है। तो इतना भयावह परिणाम यह द्वितीय विश्व युद्ध का था और द्वितीय विश्व युद्ध फिर 1945 में ये समाप्त हुआ है और फिर इसके बाद विश्व में कुछ गतिविधियां प्रारंभ हुई हैं, यानी 1945 से 1991 तक का जो प्रदीर्घ समय है वो विश्व में शीत युद्ध के नाम से जाना लगा है। तो 1945 से 1991 तक विश्व में क्या परिवर्तन हुए, यानी 1945 को यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और फिर शुरू हुआ शीत युद्ध। तो शीत युद्ध का अर्थ हम देखेंगे। शीत युद्ध यानी देखिए कि प्रत्यक्ष युद्ध नहीं। शीत युद्ध का अर्थ है अमेरिका और सोवियत रूस अर्थात सोवियत यूनियन, इनके बीच द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद विश्व में अपना वर्चस्व प्रस्थापित करने के लिए जो प्रतियोगिता, जो स्पर्धा निर्माण हुई और इस स्पर्धा के वजह से उनमें जो तनावपूर्ण परिस्थिति निर्माण हुई, इस तनावपूर्ण परिस्थिति को कहते हैं शीत युद्ध। समझ में आया? शीत युद्ध यानी क्या? शीत युद्ध यानी प्रत्यक्ष युद्ध नहीं होता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में अपना अपना वर्चस्व प्रस्थापित करने के लिए अमेरिका और सोवियत रूस, इनके बीच जो प्रतिस्पर्धा निर्माण हुई और उस प्रतिस्पर्धा के वजह से जो तनावपूर्ण वातावरण निर्माण हुआ उसे कहते हैं शीत युद्ध। तो ये जो शीत युद्ध है वैश्विक राजनीति में 40-45 वर्षों तक ये प्रतिद्वंद्वता है, ये प्रतिस्पर्धा है, वो चलती रही। समझ में आया? तो इस तरह से अमेरिका और सोवियत रूस, इन दोनों के वजह से विश्व में एक स्पर्धात्मक परिस्थिति निर्माण हुई। इन दोनों देशों ने आणविक क्षेपणास्त्रों के निर्मित करने के लिए भी स्पर्धा की है। अपना अपना सामर्थ्य उन्होंने बढ़ाना शुरू किया है। इन दोनों देशों में सत्ता स्पर्धा, शस्त्र स्पर्धा, विचार प्रणाली के बीच मतभेद और एक दूसरे को शह और मात देने की जो वृत्ति निर्माण हुई है, इन सभी बातों के वजह से विश्व में शीत युद्ध शुरू हुआ है। तो हम देखेंगे शीत युद्ध के परिणाम। आपको शीत युद्ध का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आया होगा, तो इसलिए हमें अभी शीत युद्ध के परिणाम देखने हैं। सैन्य संगठनों का निर्माण। शीत युद्ध जो कि अमेरिका, जिसकी विचारधारा थी लोकतांत्रिक पूंजीवादी, और दूसरा सोवियत यूनियन जो था साम्यवादी विचारधारा अपनाने वाला देश। तो शीत युद्ध के वजह से सैन्य संगठनों का निर्माण
होने लगा। ये एक महत्वपूर्ण परिणाम हम शीत युद्ध का कह सकते हैं। शीत युद्ध के कालावधि में दोनों महासत्ताएं यानी कौन सी? अमेरिका और सोवियत रूस, इन दोनों ने सैन्य संगठनों का निर्माण करना शुरू किया। तो उनमें देखो नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो नाटो संगठन है इसका नेतृत्व किया है अमेरिका ने, यानी अमेरिका के नेतृत्व में नाटो यह संगठन स्थापन हुआ है। उसी प्रकार सोवियत रूस के नेतृत्व में वर्साई समझौता हुआ है और इनके वजह से विश्व के गरीब देश, छोटे देश, अप्रगत देश, विकासशील देश इन संगठनों में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने उन देशों पर दबाव डालना शुरू किया है। तो इस तरह से दोनों देशों ने अपने अपने सैनिकी संगठन स्थापन करना शुरू किया है और ऑब्वियसली ये विश्व के अन्य देशों के लिए बिल्कुल अच्छी परिस्थिति नहीं थी। इसके वजह से कभी भी तीसरा विश्व युद्ध हो सकता था। अगला शीत युद्ध का परिणाम है विश्व का द्विध्रुवीकरण। द्विध्रुवीकरण यानी क्या? विश्व का विभाजन दो भागों में हुआ है, एक भाग अमेरिका, एक भाग सोवियत रूस। शीत युद्ध के काल में अमेरिका और सोवियत रूस इन्होंने अपना वर्चस्व प्रस्थापित करने के लिए विश्व के नए नए स्वतंत्र हुए देशों को, अविकसित देशों को, विकासशील देशों को अपने अपने गुट में सम्मिलित होने के लिए दबाव डालना शुरू किया। अमेरिका जो कि पूंजीवादी देश था, लोकतांत्रिक पूंजीवादी देश था, तो अमेरिका का ये कहना था कि हमारे गुट में बहुत सारे देश सम्मिलित होने चाहिए और आगे चल के हम विश्व में एक महासत्ता के रूप में कहीं तो जगह बना पाएंगे। तो सोवियत रूस का ये कहना था, सोवियत रूस जो कि साम्यवादी विचारधारा अपनाने वाला देश था, तो उन्होंने इस नए स्वतंत्र देशों पर, विकासशील देशों पर दबाव डालना शुरू किया, लालच दिखाना शुरू किया ताकि वो सोवियत रूस के गुट में सम्मिलित हों और इस तरह से विश्व का विभाजन शीत युद्ध के वजह से ध्रुवीकरण में हुआ, यानी दो ध्रुव, एक ध्रुव अमेरिका और एक ध्रुव सोवियत रूस। इस तरह से विश्व में तनाव इन दोनों देशों के वजह से फैलने लगा। तो ये एक महत्वपूर्ण परिणाम हम कह सकते हैं शीत युद्ध का। अगला परिणाम है शीत युद्ध का शस्त्र स्पर्धा। शस्त्रास्त्रों के निर्मित की स्पर्धा सोवियत रूस और अमेरिका इन दोनों देशों में हुई है। तो कौन बड़ी महासत्ता बने, इसलिए ये जो शस्त्र स्पर्धा है वो निर्माण हुई है। दोनों देशों ने अपने अपने शस्त्रास्त्र ताकत है वो बढ़ाना शुरू किया है। और यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट में दिया है कि क्यूबा का जो संघर्ष है 1962 शीत युद्ध की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। क्यूबा जो एक साम्यवादी प्रभाव वाला एक समुद्री टापू जैसा एक अत्यंत छोटा सा देश है। क्यूबा में सोवियत रूस ने अपना सैनिकी अड्डा बनाया, क्षेपणास्त्र केंद्र प्रस्थापित किया और ये जो क्यूबा पे जहाँ पे सोवियत रूस ने अपना जो क्षेपणास्त्र केंद्र बनाया था, तो उन क्षेपणास्त्रों के बीच निशाने में अमेरिका के बहुत बड़े बड़े शहर आ रहे थे और क्यूबा में साम्यवादी शासन प्रणाली होने के वजह से वहाँ पर सोवियत रूस का वर्चस्व प्रस्थापित हुआ, अर्थात साम्यवाद का वर्चस्व प्रस्थापित हुआ। और ये जो क्यूबा संघर्ष है वह तीसरे विश्व युद्ध के शुरुआत की एक हम कह सकते हैं थोड़ा सा अलर्ट था कि इसके वजह से कभी भी तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। तो ये क्यूबा संघर्ष है। फिर बाद में सोवियत रूस में कुछ राजनीतिक परिवर्तन हुए। मिखाइल गोर्बाचेव इन्होंने साम्यवादी दल का कार्य संभाला और उसके बाद सोवियत रूस में परिवर्तन किया
और फिर बाद में क्यूबा से अपने वो क्षेपणास्त्रों का केंद्र है वो हटा लिया। परिणाम यह हुआ कि विश्व युद्ध से बच गया। तो ये जानकारी आपको एक्स्ट्रा 12th के किताबों में वगैरह पढ़ने के लिए मिलेंगे। पॉलिटिकल साइंस की क्यूबा संघर्ष की पूरी जानकारी है, रेफरेंस के लिए आप वो किताब पढ़ सकते हो। अगला शीत युद्ध का परिणाम हम देखेंगे, प्रादेशिक संगठनों का निर्माण। प्रादेशिक संगठन, महासत्ताएं अर्थात अमेरिका और सोवियत रूस, इन्होंने विकासशील राष्ट्र हैं उनके सहयोग से प्रादेशिक स्तर पर प्रादेशिक संगठनों का निर्माण करना शुरू किया। उन्हें आर्थिक विकास महत्वपूर्ण लगता था, इसलिए तो यूरोप के कुछ देशों ने यूरोपीय आर्थिक संघ का निर्माण किया। तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने यहाँ पे एशियान यह संगठन स्थापन किया। एशियान में देखिए कौन कौन से देश थे, सिंगापुर था, थाईलैंड था, मलेशिया था, इंडोनेशिया था और फिलीपींस था। तो इस तरह से यूरोप में यूरोपीय आर्थिक संघ स्थापन हुआ, अर्थात उसको यूरोपीय यूनियन कहते हैं। और यहाँ पे दक्षिण पूर्व एशिया में एशियान यह संगठन स्थापन हुआ। तो इस तरह से प्रादेशिक संगठनों के निर्माण का एक कारण हम शीत युद्ध कह सकते हैं। शीत युद्ध का एक बहुत अच्छा परिणाम भी यहाँ पे हुआ है, कूटनिरपेक्षतावाद। कूटनिरपेक्षतावाद जिसे अलिप्ततावाद भी कहते हैं। आपको पता है कि शीत युद्ध के वजह से विश्व का द्विध्रुवीकरण हुआ। द्विध्रुवीकरण यानी क्या, विश्व दो ध्रुवों में विभाजित होने जा रहा था, दो गुटों में विभाजित होने जा रहा था। एक था सोवियत रूस, एक था अमेरिका। तो यहाँ पे कूटनिरपेक्षता की नीति, भारत यह कूटनिरपेक्षतावाद का जनक देश हम कह सकते हैं। कि क्या हुआ, विश्व के बहुत सारे देशों को संभ्रम निर्माण हुआ कि अरे अब हम अमेरिका के गुट में सम्मिलित हों या फिर सोवियत रूस के गुट में सम्मिलित हों, या दोनों महासत्ताओं में से किसी भी एक गुट में सम्मिलित हमें होना है। पर भारत ने ऐसी नीति नहीं अपनाई कि भारत के साथ युगोस्लाविया है, इजिप्ट हैं, ये जो देश हैं, इनके राष्ट्राध्यक्ष मिलकर उन्होंने एक अलिप्ततावादी आंदोलन अर्थात गुटनिरपेक्षतावादी आंदोलन शुरू किया। तो इसकी डिटेल्स हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पे गुटनिरपेक्षतावाद यानी हम न तो अमेरिका के गुट में सम्मिलित होंगे और न तो सोवियत रूस के गुट में सम्मिलित होंगे, हम अपने अलिप्त रहेंगे, किसी भी महासत्ता के गुट में हम सम्मिलित नहीं होंगे, इन महासत्ताओं के स्पर्धा से हम दूर रहेंगे। यह जो नीति स्वीकार की है उस नीति को क्या कहते हैं, गुटनिरपेक्षतावाद। और उसी से प्रारंभ हुआ है गुटनिरपेक्षतावाद आंदोलन। समझ में आया? गुटनिरपेक्षतावाद क्या है ये मैं फिर से एक लाइन में समझाती हूँ। गुटनिरपेक्षतावाद यानी दोनों महासत्ताओं में से, यानी अमेरिका और सोवियत रूस, इन दोनों महासत्ताओं के स्पर्धा से दूर रहना, यानी गुटनिरपेक्षतावाद। तो गुटनिरपेक्षता आंदोलन की थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं वो स्वतंत्र हुए, और इन नए नए स्वतंत्र हुए देशों ने गुटनिरपेक्षता विचार का समर्थन किया है, और वहीं से शुरुआत हुई है गुटनिरपेक्षतावाद आंदोलन की, जिसमें 1961 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के अध्यक्ष मार्शल टीटो, इजिप्ट के अध्यक्ष गमाल नासिर, इंडोनेशिया के अध्यक्ष डॉक्टर सुकार्नो और घाना इस देश के प्रधानमंत्री क्वामे नक्रुमा, इनके नेतृत्व में गुटनिरपेक्षता आंदोलन की शुरुआत हुई। गुटनिरपेक्षता आंदोलन यानी दोनों सत्ताओं में अर्थात अमेरिका और सोवियत रूस, इनके स्पर्धा में सम्मिलित न होना, इनके स्पर्धा से खुद को अलिप्त रखना, इसे गुटनिरपेक्षता आंदोलन कहते हैं। और वाकई में भारत
के साथ अन्य देशों ने गुटनिरपेक्षतावाद की नीति अपनाई है और कहीं तो विश्व को इन सत्ता स्पर्धा से दूर रखा है और गुटनिरपेक्षतावाद से ही विश्व का द्विध्रुवीकरण से बहुध्रुवीकरण होने के प्रक्रिया के तरफ प्रवास शुरू हुआ है। अब हम गुटनिरपेक्षतावादी आंदोलन का मूल्यांकन देखेंगे, यानी गुटनिरपेक्षतावादी आंदोलन कहाँ तक सफल हुआ है हम देखेंगे। गुटनिरपेक्षतावादी आंदोलन ने उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और वंशवाद का विरोध किया है। आपको पता है उपनिवेशवाद यानी क्या, कि किसी भी देश की स्वतंत्रता न छीनना। साम्राज्यवाद यानी दूसरे देश के प्रदेश जोड़कर अपने प्रदेश जीतकर अपने देश को न जोड़ना। वंशवाद यानी वांशिक भेदभाव का विरोध करना। यह जो प्रमुख विचारधारा है वो गुटनिरपेक्षतावादी आंदोलन ने अपनाई है। तो इस आंदोलन ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से भी हल की जा सकती है, ऐसे कहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके मार्गदर्शन ने भारत ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया है। फिर बाद में भारत ने आगे चल के सक्रिय समर्थन इस आंदोलन में दिया है। जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तब ये गुटनिरपेक्षतावादी आंदोलन भी कहीं तो उसका महत्व कम होने लगा है। पर गुटनिरपेक्षतावादी आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। इस आंदोलन ने मानवतावाद, वैश्विक शांति तथा समानता ऐसे शाश्वत मूल्यों को महत्व दिया है और जो अल्पविकसित देश हैं, नए नए स्वतंत्र हुए देश हैं, उन्हें एकत्रित आने की प्रेरणा दी है। शांति का मार्ग अपनाकर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का निराकरण करने के लिए, मानवाधिकारों का संवर्धन करने के लिए, यहाँ पर गरीब देश है, अविकसित देश है, उनकी समस्याएं सुलझाने के लिए गुटनिरपेक्षतावादी आंदोलन ने प्रयास किए हैं। और इस आंदोलन ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग की है। और ऐसे कहा जा सकता है कि शीत युद्ध समाप्त होने के बाद भी गुटनिरपेक्षतावादी आंदोलन का महत्व कम नहीं हुआ, बल्कि इस आंदोलन ने अल्पविकसित राष्ट्रों को एकत्रित आने के लिए प्रेरित किया, उनके आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों के लिए वैचारिक प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लाए हैं और ऐसे राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक सम्मानपूर्वक तरीके से खड़े रहने के लिए उनमें एक नया विश्वास जगाया, एक नई प्रेरणा दी। फिर इसके बाद यहाँ तक 1991 तक शीत युद्ध का प्रभाव रहा है। फिर शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ ये हम यहाँ पे देखेंगे। शीत युद्ध का अंत 1945 से विश्व राजनीति में शीत युद्ध का प्रभाव बढ़ता रहा है और शीत युद्ध समाप्त होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ पर कारणीभूत हैं, जो कि इस प्रकार। पहला कारण है शीत युद्ध समाप्ति का सोवियत रूस अर्थात सोवियत संघ, इसने आर्थिक उदारीकरण की नीति का स्वीकार किया है और वहाँ के अर्थव्यवस्था पर लगाए गए जो भी निर्बंध थे, नियंत्रण थे, वो शिथिल किए हैं और इसी वजह से कहीं तो साम्यवाद का प्रभाव कम होते गया है और शीत युद्ध का अंत हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण कारण है अगला शीत युद्ध समाप्ति का सोवियत रूस के तत्कालीन अध्यक्ष थे मिखाइल गोर्बाचेव। इन्होंने पेरेस्त्रिका और ग्लासनोस्त इन नीतियों का अनुसरण किया है और इन नीतियों के वजह से यहाँ पर सोवियत रूस के जो निर्बंध थे वो कम हो गए हैं और सोवियत रूस के राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में
महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, उनकी पुनर्रचना की गई है और सोवियत रूस में साम्यवाद का प्रभाव फिर कम होते गया है और यहाँ पर जनतांत्रिक शासन व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया है। तो मिखाइल गोर्बाचेव इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है सोवियत रूस में परिवर्तन लाने के लिए और शीत युद्ध के समाप्ति के लिए। अगला कारण है कि फिर पूर्वीय यूरोप के जो सोवियत संघ के प्रभाव में जो भी देश थे वहाँ पर पूंजीवादी और लोकतांत्रिक मार्ग अपनाने के लिए वहाँ की जो शासन सत्ताएं हैं वो बदल गई हैं। यानी वहाँ पर साम्यवाद का प्रभाव कम करने के लिए फिर पूंजीवाद का स्वीकार करने के लिए और लोकशाही अर्थात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लाने के लिए वहाँ की शासन सत्ताएं ही बदल गई हैं। सोवियत रूस का विघटन बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना है कि इस घटना की वजह से शीत युद्ध की समाप्ति हुई है। सोवियत रूस का विघटन हुआ है 1991 में। सोवियत रूस के विघटन के लिए बहुत कारणीभूत थे, जो कि देखिए मिखाइल गोर्बाचेव ने पेरिस्त्रोइका और ग्लासनोस्त इन दो विचारों से कुछ परिवर्तन सोवियत रूस में लाए हैं। तो सोवियत संघ के जो भी देश थे उन्होंने अपने स्वतंत्रता की मांग की है और सोवियत रूस का विघटन होकर नए 15 देश अस्तित्व में आए हैं। तो इस प्रकार सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध भी समाप्त हुआ और विश्व में कुछ नई गतिविधियों का आरंभ हुआ। इसकी जानकारी हम अपने अगले लेक्चर में लेंगे। धन्यवाद।